भाव भंगिमा लिए भास्कर भोर भय भाता है, उसे देखकर जन जीवन में नया सवेरा आता है। सुप्रभात जब होता मित्रों, फूल प्रफुल्लित होते हैं, मानव मोर पपीहा कोयल सब जन प्रमुदित होते हैं। सुप्रभात की शुभ बेला में बटुजन संध्या वंदन करते, गायत्री के शुभोच्चार से रवि का अभिनंदन करते। सुप्रभातम, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का इस प्रभात की वेला में, जहां हम भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी अनमोल धरोहरों को प्रस्तुत करते हैं। यह एक कार्यक्रम मात्र नहीं बल्कि एक संकेत है जो हमें प्राचीन ऋषि परंपरा के प्रति सजग होकर चिंतन करने के लिए प्रेरित करता है। यह कार्यक्रम न केवल हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है बल्कि आधुनिक जीवन में भी मार्गदर्शन करता है। तो आइए इस यात्रा की करते हैं शुरुआत प्रभात की वेला में भारतीय ज्ञान परंपरा की अनुपम छटा के साथ। कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ गवीश द्विवेदी। तो कार्यक्रम के आरंभ में आइए जान लेते हैं आज के वार, तिथि एवं नक्षत्र आदि को, जो हमारे कार्यों में उचित दिशा प्रदान करते हैं। पंचांग वह प्राचीन विज्ञान है जो हमें समय के साथ समन्वय सिखाता है। आइए सुनते हैं आज का पंचांग और करते हैं अपने दिन की शुरुआत एक शुभ संकल्प के साथ। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, उत्तरायण, माघ मास, कृष्ण पक्ष, पंचमी तिथि, बुधवार, मघा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। यह तो प्रायः ज्ञात ही है कि प्रत्येक कार्य का कुछ न कुछ कारण अवश्य होता है। कार्य और कारण के विषय में यदि ज्ञान हो तो कार्य सिद्धि में लेश मात्र भी संशय नहीं रह जाता। इसी क्रम में आइए आज के सुभाषित के माध्यम से जान लेते हैं कि गुण, आचरण, सिद्धि और धन का मूल्य किन कारणों या वस्तुओं से बढ़ता है। गुणो भूषयते रूपम्, शीलं भूषयते कुलम्, सिद्धिर्भूषयते विद्याम्, भोगो भूषयते धनम्। गुणों से सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। आचरण से कुल की प्रतिष्ठा बढ़ती है, सिद्धि से विद्या की शोभा बढ़ती है और धन का मूल्य उसके सदुपयोग से बढ़ता है। Virtues make good looks prettier. A clan's reputation shines by conduct. Learning is enhanced by accomplishments and money is worth by wisely spending it. भारतीय ज्ञान परंपरा का सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं अनुकरणीय ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। उत्तराखंड सरकार ने इससे जुड़ा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य के सभी विद्यालयों में श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का अध्ययन अब अनिवार्य कर दिया गया है। नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों और जीवन दर्शन से जोड़ने का यह एक उत्तम प्रकल्प है। आइए देख लेते हैं इसी पर आधारित यह वृत्त विशेष। प्रातःकालीन प्रार्थना सभा, विद्यालय परिसर में अनुशासन और एकाग्रता का वातावरण। छात्राएं उत्साह एवं श्रद्धा से श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का सामूहिक पारायण करती दिख रही हैं। श्लोकों के उच्चारण के बाद शिक्षिकाएं उन्हें अर्थ और जीवन में श्लोकों की उपयोगिता समझा रही हैं। कहीं कर्म का संदेश तो कहीं आत्मविश्वास और संयम की सीख। छात्राओं के चेहरों पर उत्साह और जिज्ञासा साफ दिखाई दे रही है। भारतीय ज्ञान परंपरा के महनीय ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की महिमा और उत्तराखंड सरकार के सत्संकल्प की ही यह परिणति है। श्रीमद् भगवद गीता को विद्यालयीय स्तर पर अनिवार्य करने से उत्तराखंड के शिक्षार्थी लाभान्वित हैं। हमारे स्कूल में रोज़ एक श्लोक पढ़ाया जाता है जो कि स्टूडेंट में उनकी लाइफ में एक बहुत ही
एक मकसद के तहत लाया गया है, जो हमारे जीवन को सुधारने और बहुत सारी चीज़ें हमें नई चीज़ बताने के लिए, जो चीज़ हमें करनी है वो चीज़ बताने के लिए, जो चीज़ नहीं करनी है वो चीज़ भी वो बहुत हमारी टीचर्स बहुत अच्छे से बताती है। मैं स्कूल में भी सीखती हूँ और घर में भी अपने छोटे भाई बहनों को सिखाती हूँ, क्योंकि उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अपनी लाइफ में डिसीजन लेने के तरीके हमें पता चलते हैं कि हमें किस तरीके की सोचना चाहिए, किस तरीके का नहीं सोचना चाहिए। देहरादून के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की शिक्षिकाओं का कहना है कि गीता के श्लोक किसी एक धर्म तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये जीवन प्रबंधन, तनाव नियंत्रण और सकारात्मक चिंतन का मजबूत उदाहरण है। आज के प्रतिस्पर्धा के युग में जब छात्र छात्राएं मानसिक दबाव से गुजरते हैं, तब श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश उन्हें संतुलित और लक्ष्य केंद्रित बनाए रखने में सहायक हो सकता है। सुबह प्रार्थना सभा में हम सभी बच्चे और हम सब लोग गीता के श्लोक गाते हैं और साथ ही उनको अर्थ भी समझाते हैं, तो उससे काफ़ी बच्चों को लाभ भी हुआ है। उनको आत्मनियंत्रण की भावना, अनुशासन उन्होंने सीखा है, जीवन में चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए ये भी बच्चों को उससे सीखने को मिलता है, और जीवन जीने का तरीका। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा प्रयास है। साथ ही इनका कहना है कि सरकार का यह निर्णय केवल पाठ्यक्रम से जुड़ा एक सामान्य आदेश मात्र नहीं है, अपितु यह छात्राओं के चरित्र निर्माण और संस्कारों को मजबूत करने की दिशा में एक सार्थक पहल है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन से कर्तव्य एवं अकर्तव्य का विवेक प्राप्त कर शिक्षार्थी दायित्वों और अपने कर्तव्यों के प्रति सजग, संवेदनशील और सावधान बनेंगे। कि वाकई में जो हमारी भारतीय ज्ञान प्रणाली है, जो हमारे इतने महाकाव्य हैं, जो हमारे जो गीता जैसे एक हम कहेंगे कि ऐतिहासिक ग्रंथ हमारे पास है, वो बच्चों में उसके लिए एक नई चेतना आएगी और ये ज़रूर बच्चों को मोटिवेट करेगा और बच्चों को आगे बढ़ने के लिए एक नई दिशा में काम करेगा। NEP 2020 भी यही कहता है कि जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, जो भारतीय ज्ञान प्रणाली है और परंपरागत जो हमारी ज्ञान है, उसको आगे कैसे सर्कुलेट किया जाए, कैसे सब में ये ज्ञान प्रणाली को आगे बढ़ाया जाए, तो बहुत अच्छा इनिशिएशन है। उत्तराखंड सरकार के निर्णय को राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी समर्थन मिल रहा है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह निर्णय आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को मजबूत करेगा और भारतीय ज्ञान परंपरा का संरक्षण करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का यह निर्णय बहुत ही सराहनीय है। उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मैं तो ये कहूँगा कि यही सही, हमारी देवभूमि है। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। 4 धाम यहाँ पर हैं, हेमकुंड साहब यहाँ पर हैं। आज इसकी शुरुआत उत्तराखंड से हुई है और मुझे पूरा भरोसा है, निश्चित भी अन्य प्रदेश इसको फॉलो करेंगे। कुल मिलाकर विद्यालयों में श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन को अनिवार्य करने का यह निर्णय शिक्षा के साथ संस्कारों को जोड़ने की दिशा में एवं भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण में उत्तराखंड सरकार का एक बड़ा और दूरदर्शी निर्णय है एवं इसका प्रभाव आने वाले समय में समाज और छात्रों के व्यक्तित्व पर साफ दिखाई देगा। निश्चित ही परंपरा संवर्धन के क्रम में ऐसी पहल स्तुत्य एवं श्लाघनीय है। गवीश द्विवेदी के साथ संजीव सुंदरियाल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग के बाद अब बात करेंगे स्वास्थ्य की, लेकिन उससे पहले कार्यक्रम में ले लेते हैं एक अल्प विराम। आप कहीं न जाइए, देखते रहिए डीडी न्यूज। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in।
विराम के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है सुप्रभातम कार्यक्रम में। बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, इसलिए सर्दियों में इसका प्रभाव बच्चों पर तुरंत होने की संभावना अधिक हो जाती है। सर्दियों में बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, आइए जान लेते हैं हमारी सहयोगिनी किरण भारद्वाज की इस रिपोर्ट के माध्यम से। सर्दियों का मौसम बच्चों के लिए खास चुनौतियां लेकर आता है। ठंडे मौसम में बच्चों की सेहत कई तरह से प्रभावित होती है, इससे बचाव आवश्यक है। जब ठंड बढ़ती है तो बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर प्रभाव पड़ता है और वो आसानी से रोग का शिकार हो सकते हैं। छोटे बच्चों और शिशुओं की त्वचा भी अधिक संवेदनशील होती है, जो ठंडी हवा से रूखी हो जाती है और उनमें समस्याएं होने की संभावना हो सकती है। सर्दी के मौसम में बच्चों में कई तरह के रोग और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। सर्दियों के मौसम में बच्चों को सबसे पहली बात जो इन्फेक्शन होने का डर होता है, जिसमें सर्दी, खांसी, जुकाम वगैरह होने की डर रहती है। दूसरी चीज़ ये होती है बच्चों को ठंड लगने की डर होती है, और अगर पॉल्यूशन, आप पॉल्यूटेड एरिया में रहते हैं जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है वातावरण में, उसके फिर अलग अलग उसमें समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा डेंजर साइन जो हम बोलते हैं, कब माँ बाप को समझना चाहिए कि बच्चा हमारा ठीक नहीं है। अगर किसी कारण से बच्चों को इन्फेक्शन हो गई है, अगर फीवर 3 दिन से ज़्यादा हो गई है, फीवर ज़्यादा हो रही है, खांसी रुक नहीं रही है, सांस में तकलीफ हो रही है, मतलब अगर पसली तेज चल रही, सांस तेज चल रही है, बच्चा जो पहले खा रहा था खाना कम कर दिया है, पीना कम कर दिया है, बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है, बच्चा ठंडा पड़ रहा है या उल्टी कर रहा है, आप बिना टाइम वेस्ट किए, बिना समय नष्ट किए हुए आप सीधे डॉक्टर, नियरेस्ट डॉक्टर को कंसल्ट करें। अपने आप घर में बैठ के उसकी इलाज न करें तो बेहतर होगा। सर्दी के मौसम में बच्चों का श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। ठंडी हवा के संपर्क में आने से बच्चों में श्वसन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में आवश्यक है कि बच्चों को ठंडी हवा से बचाकर रखा जाए। सर्दियों में बच्चों की विशेष देखभाल करना आवश्यक है, खासकर उनको सही तरीके से ढककर रखना चाहिए। बच्चों को गर्म, मुलायम कपड़े पहनाएं और देखें कि उनके हाथ, सिर व पैर अच्छी तरह से ढके हों। इसके अलावा स्वच्छता भी बच्चों को इस मौसम से बीमारियों से बचाने में उपयोगी सिद्ध हो सकती है। सर्दियों के मौसम में बच्चों को अधिक ठंड में बाहर न लेकर जाएं और कमरे का तापमान नियंत्रित रखें। इस बात पर भी ध्यान दें कि ब्लोअर और हीटर का अधिक प्रयोग न करें, जिससे कमरे में नमी बरकरार रहे। सबसे जो जरूरी बात है, बच्चों को सर्दियों में अगर बहुत जरूरी है तभी आप बाहर निकालें, खास करके अगर सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर आप निकालना ही चाहते हैं तो आप सबसे कवर का ध्यान रखिए, जिसको हम बोलते हैं लेयर्स में कपड़े पहने आइए। पहला परत जो होनी चाहिए थोड़ी पोरस कॉटन की या फिर लाइट पॉलिस्टर की होनी चाहिए। दूसरी परत स्वेटर हो गई। तीसरी परत में सब जो कि विंड को प्रोटेक्ट करती है उस तरह की जैकेट पहननी चाहिए। आपके सर कवर होनी चाहिए, फेस कवर होनी चाहिए, जिसके लिए टोपी पहननी चाहिए, ग्लव्स पहननी चाहिए, जूते अच्छे होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप बच्चे सर्दी में बहुत ज़्यादा देर तक हैं, कोशिश कीजिए कि थोड़ी वार्म एरिया में ले आइए, थोड़ा वार्म एरिया में रहिए, दोबारा फिर ले जाइए उसको। बच्चे एक्टिव होने चाहिए, नॉर्मली आमतौर पर बच्चे एक्टिव होते भी हैं। साथ में न्यूट्रिशन का ध्यान रखिए, और ज़रूरी है कि बच्चों को बीच में पानी ज़रूर पिलाइए। ये अक्सर हम मानते हैं कि पानी सर्दी में कम ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हाइड्रेशन पूरे बॉडी के लिए भी ज़रूरत है, स्किन के लिए भी ज़रूरत है। आप इसके अलावा बच्चों को टाइमली उसको वैक्सीनेशन लगवाएं, जो भी बच्चे की ड्यूज़ होती हैं, और नॉर्मल साफ़ सुथरा हाथ धोना और बीच बीच में सफाई करना, इस चीज़ों का ध्यान रखें। बच्चों की त्वचा और श्वसन तंत्र की समस्याओं से बचाव के लिए सावधानी रखें। यदि घर में किसी को सर्दी जुकाम जैसे लक्षण हैं, तो वो बच्चे से सुरक्षित दूरी बनाकर रखें। बच्चों को कोई समस्या हो तो विशेषज्ञ को दिखाएं, स्वयं इलाज न करें। जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो रूम को गर्म रखना चाहिए। बहुत रेयरली हीटर वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। कोशिश करनी चाहिए क्लोज रूम में बहुत ज़्यादा हीटर को नहीं चलाएं। अक्सर माँ बाप क्या करते हैं, बच्चे समझ के उनको ज़्यादा कपड़ा पहना देते हैं। हम एडवाइस करते हैं, हम लोग पेडियाट्रिशियन, कि माँ जितने बच्चे कपड़े में कंफर्टेबल होती है उससे एक कपड़ा आप एक्स्ट्रा पहनाइए। रज़ाई का यूज़ कीजिए, कंबल का यूज़ कीजिए, और घर में अगर ड्रायर और यूज़ कर रहे हैं तो साथ में आप कोशिश कीजिए कि एयर को ह्यूमिडिफाइड रखें तो बेहतर होगा। नेबुलाइजर एक प्रकार का ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट अपने आप शुरू नहीं करें। अगर डॉक्टर एडवाइस करता है कि कैसे नेबुलाइजेशन करना है, कौन सी दवाई डालनी है, क्योंकि अक्सर होता है कि नेबुलाइजेशन के अंदर जो दवाई हम डालते हैं
वो दवाई सांस में तो रिलीफ करती है, लेकिन वो दिल पे भी प्रभाव करती है। इसलिए जो अपने आप घर में ट्रीटमेंट नहीं दें। सर्दी के मौसम में बच्चों की सेहत पर ध्यान देना आवश्यक है। सही आहार, स्वच्छता और सर्दियों में सावधानी इस मौसम में आपके बच्चों को रोगों से बचा सकती है और स्वस्थ रखने में उपयोगी हो सकती है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और स्वास्थ्य प्रभाग के क्रम में ही अब बात योग की। योग द्वारा संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यकता होती है नियमित रूप से यौगिक क्रियाओं को अपनाने की। किसी भी आसन को गलत तरीके से करना समस्या का कारण भी बन सकता है। अतः योग्य प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में ही योगाभ्यास हमें करना चाहिए। हमारा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, इसके लिए हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होनी चाहिए। आइए योग प्रभाग में आज आचार्य प्रतिष्ठा से उन आसनों को सीख लेते हैं जिनका प्रतिदिन अभ्यास करने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। आज हम करने वाले हैं आसना फॉर इम्यूनिटी बूस्टर। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कौन से आसन हमें जल्दी हेल्प करते हैं। सो आइए उन आसनों को करते हैं। पहला आसन है उष्टासन। जो हम उष्टासन करने वाले हैं, चेस्ट को अच्छे से खिंचाव देता है, जिससे इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद मिलती है। तो इस तरह से वज्रासन में बैठ जाएंगे। उष्टासन के लिए दोनों हाथों को यहाँ नीचे रखेंगे और फिर सांस भरते हुए धीरे धीरे कमर के एरिया ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ऊपर जितना हो सके उसे उठाएंगे और फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। यह है उष्टासन। इसके साथ करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के लिए इस तरह से पेट के बल लेट जाएंगे, माथा जमीन पे, दोनों हाथ कंधे के बगल में। सांस भरते हुए धीरे से स्लोली चेस्ट ऊपर उठाएंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे आ जाएंगे। इस तरह से इसे 2 से 3 बार कर सकते हैं। तीसरा जो टेक्निक है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए जो श्वास का पैटर्न है, 2 काउंट श्वास लेंगे, 4 सेकंड यहाँ रुकेंगे, फिर 2 सेकंड में छोड़ देंगे, फिर 2 सेकंड में श्वास लेंगे, 4 सेकंड रुकेंगे, फिर 2 सेकंड में छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद फिर बिना श्वास के 2 सेकंड और रुकेंगे। इसी तरह से इसको रिपीटेशन करेंगे। ये बहुत अच्छा है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। देखिए मैं करता हूँ। फिंगर के जरिए आप जान सकेंगे मैं किस तरह से सांस ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। इस तरह से प्राणायाम बहुत हेल्पफुल है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। सो आइए कुछ और प्रैक्टिकल टिप्स जानते हैं इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमारे योग गुरु डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। नमस्कार। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अमुक चीज़ें रोज़ करनी है। सबसे बड़ा दुश्मन इम्यूनिटी का है हमारा टेंशन, और इसीलिए जीवन में जब भी कोई भी कार्य करो, याद ये रखो कि मन को शांत रखना है और उसके बाद सोचना है क्या कार्य करना, कैसे करना और फिर करना है। टेंशन में कोई भी विचार करना गलत होगा। अच्छी नींद लेनी बहुत ज़रूरी है। हर थोड़े समय एक लंबा सांस लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सांस और सोच ये साथ साथ में जाती है। और इसीलिए सोचने के पहले एक लंबा सांस ले लो और फिर सोचना शुरू करो तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए शंख पुष्पी आयुर्वेद ने बहुत बड़ी दवा दी है। शंख पुष्पी को पानी में उबाल कर जरा लंबे समय तक, और वो थोड़ा सा पानी दिन में एक बार पी लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी। खाने में भी ध्यान रखें कि हल्दी, अदरक, ये दोनों चीज़ तो पेट में रोज़ जाए ही जाए, और साथ में दालचीनी पेट में जाए, जिससे भी स्ट्रेंथ आ ही जाती है। रात को दूध पीना, उसके अंदर थोड़ा अदरक और काली मिर्च डालकर बहुत अच्छा रहेगा पिएंगे तो ये सब चीज़ें करते रहें, इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें। नमस्कार। योग प्रभाग में योग साधक ओम प्रकाश के साथ आसनाभ्यास एवं हंसा योगेंद्र जी के योग विषयक परामर्शों के पश्चात अब क्रम संस्कृत पाठशाला का।
संस्कृत की कक्षा में आज जान लेते हैं एक ऐसे शब्द के बारे में जिसे संस्कृत में अन्य भाषाओं से प्रभावित स्वरूप में लिख और बोल जाना अशुद्ध प्रयोग का कारण बन जाता है। क्या है वह शब्द और क्या है उस शब्द के स्थान पर संशुद्ध संस्कृत शब्द, इसके बारे में बता रहे हैं हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र। नमः संस्कृतानुरागिभ्यः दर्शकेभ्यः स्वागतमस्तु संस्कृतपाठशालायाः अभिनवकक्षायां भवतां समेषाम्। अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन की श्रृंखला में चर्चा एक ऐसे शब्द की जिसके मूल को या प्रकृति को हम समझ लें या उसे स्मृत रखें तो हम अन्य भाषाओं में तथा कथित रूप से प्रचलित शब्द का उसी अर्थ में ही संस्कृत भाषा में भी अनुकरण के माध्यम से प्रयोग नहीं करेंगे। उदाहरणतः आपने पहले ही जान लिया है कि सत्ता शब्द का हिंदी आदि भाषाओं में जो आज का प्रयोग है वह संस्कृत सम्मत नहीं है। विशेषतः यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसे शब्द तो मूलतः संस्कृत के ही हैं, अतः संस्कृत के मूल अर्थ में ही वैसे शब्द किसी अन्य भाषा में भी प्रयुक्त होने चाहिए। इसे ही अधिक तर्कसंगत और न्यायपरक कहा जाएगा। अस्तु, आज पुनः ऐसे ही शब्द की बल्कि एक ऐसे शब्द की चर्चा कर लेते हैं जिसका प्रयोग संस्कृतगत शाब्दिक व्युत्पत्ति के अतिरिक्त अर्थ में ही हिंदी आदि भाषाओं में धड़ल्ले से हो रहा है, और वह शब्द है सकारात्मक, जिसकी संस्कृत प्रकृति के कारण संस्कृत प्रयोक्ता भी संशयापन्न हो अन्य भाषाओं में व्यवहृत अर्थ को ही आत्मसात करने की दुष्प्रवृत्ति से बाधित हो जाते हैं। देखिए, संस्कृत व्याकरण में एक प्रत्यय है कार, जिसके लिए वार्तिक है वर्णात् कारः, अर्थात वर्ण बोधनार्थ या सम्यक उच्चारणार्थ कार प्रत्यय का प्रयोग होता है। अर्थात आपको कहना हो अ तो आप कार प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं और आप कह सकते हैं अकार या अकारः, ऐसे ही क या ककारः। इसके साथ ही आप एक रोचक तथ्य यह भी जान लें कि संस्कृत वाङ्मय में एक प्रकरण परक नाटक प्रसिद्ध है मृच्छकटिकम, जहां एक पात्र आज के ही कई लोगों की भांति स श श इन तीनों वर्णों के उच्चारण को केवल और केवल श इसी रूप में उच्चारण किया करता था, अतः उसका नाम भी हमें वहां शकार के रूप में ही प्राप्त होता है। तो इसी वर्णात् कारः को ध्यान में रखते हुए जब हम स कहें तो सकार भी कह सकते हैं। और फिर सकार है आत्मा जिसकी, इस अर्थ में सकारात्मक या सकारात्मकः जैसे शब्द का प्रयोग हम संस्कृत में कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आखिर हिंदी आदि भाषाओं में व्यवहृत सकारात्मक इस शब्द का समानांतर संस्कृत शब्द क्या है। देखिए, इसके लिए तो धनात्मकः, सम्यक, साधु, सुष्ठु जैसे शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं। इसे वाक्य प्रयोग के माध्यम से भी समझ लेते हैं। जैसे हिंदी में वाक्य हो, वैश्विक संदर्भों में भारत सदैव सकारात्मक व्यवहार करता है, तब हम इसे संस्कृत में सकारात्मक शब्द का प्रयोग न करते हुए तथाकथित अच्छे या धनात्मक अर्थ को आत्मसात कर कहेंगे वैश्विक संदर्भेषु भारतम सदैव सम्यक व्यवहारम करोति। ऐसे ही हिंदी में कहें कि इस समय वैश्विक वित्तीय स्थिति सकारात्मक है, तो संस्कृत में इसे कहेंगे एतस्मिन् समये वैश्विकी वित्तीय स्थितिः धनात्मिकी अस्ति। और कहा जाए कि संस्कृत और संस्कृति के प्रति रहें सभी सकारात्मक, तो इसे संस्कृत में कहेंगे संस्कृतम संस्कृतिम च प्रति भवन्तु सर्वे धनात्मकाः। तो आप भी रहें सम्यक समीचीन स्थित्यां धनात्मक स्थित्यां वा इति शुभम कामयमानः नौमि सर्वान् संस्कृत प्रियान्। सुप्रभातम कार्यक्रम में विभिन्न प्रस्तुतियों के पश्चात आज यहीं ले लेते हैं आपसे अनुमति। कल पुनः कार्यक्रम में नए विषयों के साथ होंगे उपस्थित। तब तक के लिए नमो नमः। पुनः मेलिष्यामः। भवतु तावत् सर्वमंगलम्।